audible? Okay. In a screen, is this visible to you? Okay. So class, how was your sessional? कैसा रहा? I think कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. क्वेश्चन बहुत इजी थे. आप लोगों ने सबको सॉल्व कर लिया होगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे फर्स्ट यूनिट के, तो बहुत दिक्कत हुई नहीं होगी आई थिंक तो. सो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे. हेलो. हेलो. इंटरफेस चेंज हुआ है. ओके, स्टार्ट करेंगे हम लोग. अगर सब कुछ क्लियर हो तो स्टार्ट कर सकते हैं. मैसेज कर दें आप लोग. हेलो. 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 ओके. तो बेटा हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट में, जहां तक हम लोगों ने कर लिया था लास्ट टाइम पे, उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं. टास्क मैनेजर. ओके. तो सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने अभी तक रिलेशनल मॉडल पढ़ लिया. रिलेशनल मॉडल को पढ़ने के बाद हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे. और एक सेकेंड, कुछ इशू है, मैं बिल्कुल रिजॉल्व करके 1 मिनट में देखता हूँ.
So okay, students, today we will start what? We will start second unit में हम लोग बात करेंगे. एक important बात ये थी कि आपसे हर क्लास के बाद आपका एक क्विज होगा. मतलब डेली आपका जब भी क्लास होगी तो लास्ट में 5 मिनट आपके क्विज होंगे और उसी के साथ आपकी क्लास वाइंड अप हो जाएगी. ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो क्विज आपका लास्ट में ही हो, वो क्लास में किसी भी टाइम हो सकता है. एंड आपको भी बात समझ में आ रही होगी कि दिस इज ओनली फॉर द पर्पस कि आप अटेंटिव हैं कि नहीं थ्रू आउट द क्लास. आई थिंक सब कुछ ठीक है, आपको स्क्रीन भी विजिबल होगी अब और ऑडियो भी क्लियर होगा. तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक, आ जाए जरा सा. और लास्ट टर्न पे जो हम लोगों ने आपसे बात कर ली थी दैट वाज अबाउट, मेरे ख्याल से हम लोग कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे. और अब आज लास्ट टॉपिक भी मतलब उसमें कुछ ऑपरेटर्स जो बच रहे थे, एक डिवीजन ऑपरेटर के ऊपर आके हम लोग रुक गए थे. शायद वहां पे हम लोग का कुछ कनेक्शन में इशू आ गया था. ठीक है, तो इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसका एक बार रिव्यू बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने रिलेशनल मॉडल पढ़ लिया. देन वी हैव डील्ड विथ व्हाट काइंड ऑफ, जैसे रिलेशनल मॉडल में रिलेशन टेबल को बोलते हैं, उसके साथ कुछ टेक्नोलॉजीज थी वो मैंने आपको बताई थी. डिग्री क्या होता है, कॉलम क्या होता है, टपल क्या है, डोमेन क्या है, ये सारी बातें की थी. फिर हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रेंट डिस्कस किए थे. फर्स्ट कंस्ट्रेंट वाज एंटिटी कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. सेकंड वाज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. थर्ड वन वाज डोमेन कंस्ट्रेंट. उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर दिए थे रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर. और अलजेब्रा में मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस का ऑपरेटर. उसके बाद हम लोग सेलेक्ट और प्रोजेक्ट तक पहुंच गए थे. इसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर आपसे डिस्कस करना था दैट वाज डिवीजन. तो डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका ऑपरेटर है रिलेशनल मॉडल में. अगर हम बात करें, क्या आपको कोई इशू है? आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही बेटा? कोई इशू हो तो प्लीज बताइए मुझे. सब कुछ ठीक है ना? ओके, सो देखिए यहाँ पर डिवीजन ऑपरेटर क्या कहता है बेटा. जैसे तुम्हारे पास, मुझे एक रिप्लाई करिए सब कुछ ठीक है या नहीं. ओके, रिप्लाई लेट आ रहा है थोड़ा. ठीक 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 ठीक. चलो देखो, डिवीजन ऑपरेटर आप लोग देखिए. डिवीजन ऑपरेटर की हम लोग बात कर रहे थे. तो यहाँ पर डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, जैसे समझो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी तुम्हारी क्वेरी में इस तरह की बात लिखी रहे कि फाइंड द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड ऑल द टास्क, जब ऑल कीवर्ड आएगा आपकी क्वेरी में, ध्यान से सुनना, जब ऑल कीवर्ड आएगा आपकी क्वेरी में तो आपका क्या होगा, वहां पर हम लोग डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे. बहुत ही ज्यादा आसान है. जैसे देखो, एक टेबल है आपके पास कंप्लीटेड और एक टेबल है आपके पास डीबी प्रोजेक्ट. ठीक है, देखो क्या है इसमें. जैसे आपने कहा कि ये जो डीबी प्रोजेक्ट है, तो डीबी प्रोजेक्ट में दो टास्क है, डेटाबेस 1 और डेटाबेस 2. और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, फ्रेड है और ऑर्गन है और सारा है. ठीक है, 3 ये आपके पास स्टूडेंट हैं. तो ये पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये डीबीएमएस वाले दोनों प्रोजेक्ट कर लिए हैं. जब आपको ऐसी क्वेरी सॉल्व करना हो तब हम लोग डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं. मतलब जिनके भी नेम के आगे, ये लास्ट टाइम पे मैं आपको बता रहा था, जैसे एक फ्रेड है तो जहां जैसे एक फ्रेड है, एक ऑर्गन है, तीसरा कौन है, सारा. तो जिनके भी आगे आपके ये दो के दोनों नाम हो, जैसे फ्रेड के आगे भी डेटाबेस 1 है, फ्रेड के आगे भी डेटाबेस 2 है. ठीक है, और सारा के आगे भी डेटाबेस 1 है, सारा के आगे भी डेटाबेस 2 है. बट अगर आप ऑर्गन की बात करते हैं तो इनके केस में क्या है, डेटाबेस 1 है बट डेटाबेस 2 नहीं है. तो यहाँ पे जैसे मान लो इस टेबल को, कंप्लीटेड टेबल को जब आप डीबी प्रोजेक्ट टेबल से डिवाइड करेंगे, बेटा ध्यान से सुनना, जब आप कंप्लीटेड टेबल को डेटाबेस प्रोजेक्ट की टेबल से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको वो स्टूडेंट्स के नेम मिलते हैं. ध्यान से सुनना, आपको वो स्टूडेंट्स के नेम मिलते हैं जिनके आगे ये दो के दोनों डेटा लिखा हो. ठीक है, तभी तो पता चल रहा है ना कि देखो फ्रेड जो है वो डेटाबेस 1 पे भी काम किया है, डेटाबेस 2 पे भी काम किया है. इसी तरह सारा की बात कर रहे हैं तो वो भी डेटाबेस 1 पे काम किया है और 2 पे भी काम किया है. बट ऑर्गन की बात करें तो केवल और केवल डेटाबेस 1 पे बात काम किया. तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर हमारे पास दो टेबल है, ठीक है, तो आप जब पहली टेबल को दूसरे टेबल से डिवाइड करते हो तो एक कंडीशन इसमें यह है कि दूसरी टेबल में जो है वो केवल सिंगल कॉलम होना चाहिए. और वो सिंगल कॉलम में जितनी वैल्यू है वो किसी एक के पास जिसके जिसके पास वो सारी की सारी वैल्यू रहेगी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मतलब डिवीजन में वही हमारा रिजल्ट आता है. जैसे एक और एग्जांपल समझो, अगर मान लो यहीं पर मैंने ये लिखा होता
ये मेरी टेबल होती, जो कंप्लीटेड टेबल है ये होती है ऐसी सिंपल टेबल है जिसमें स्टूडेंट के नेम होते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं। ठीक है, किस तरह की टेबल होती है, उन डेटा का उन स्टूडेंट्स का डेटा रखती है कि कौन किस सब्जेक्ट में पास हुआ है। बात को ध्यान से समझिएगा। तो जैसे आपने लिखा, मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट ए है, वो एक सब्जेक्ट में पास हुआ, फिर स्टूडेंट ए ही दूसरे सब्जेक्ट में पास हुआ है, स्टूडेंट ए ही तीसरे सब्जेक्ट में पास हुआ है। तो इसी तरह से सारे स्टूडेंट्स किस किस सब्जेक्ट में पास हो गए हैं वो हमारे पास डेटा है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, दूसरे टेबल में आप सारे सब्जेक्ट की लिस्ट रख लेंगे। तो जब आप पहली टेबल को दूसरी टेबल से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उन स्टूडेंट्स का नेम मिलेगा जो सारे के सारे सब्जेक्ट में पास होंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या आपको डिवीजन ऑपरेटर समझ में आया या नहीं आया? प्लीज रिप्लाई करके मुझे जल्दी से बताएं। क्लियर हुई बात बेटा? जल्दी बताइए। ठीक है, वेरी गुड। मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है डिवीजन में? ठीक, ओके। नेक्स्ट आ जाइए। अब हम लोग ज्वाइन ऑपरेटर जो कर रहे थे, ज्वाइन ऑपरेटर को हम लोग समझ लेते हैं। ज्वाइन ऑपरेटर के बारे में जब हमने कुछ स्टार्ट किया भी था, आई थिंक नेचुरल ज्वाइन आपको बताया था, बट आज एकदम डिटेल में, जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम पे हम लोग एकदम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि ज्वाइन ऑपरेटर क्या है। ठीक है, तो ये ज्वाइन ऑपरेटर की मैं पीपीटी खोल, किसी को कोई डाउट नहीं है, सबने रिप्लाई कर दिया, क्लियर है, ओके। चलो देखो, ज्वाइन मैंने आपसे पहले ही बताया था कि पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन विजिबल होगी, अब ज़्यादा सही से होगी। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब आप कुछ कंडीशन अप्लाई करते हो, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ले लिया, बट उसके साथ जब तुम कुछ सेलेक्ट के लिए कंडीशन अप्लाई करते हो तो उसको हम लोग ज्वाइन बोलते हैं। देखो बिल्कुल वही डेफिनेशन भी लिखी है, ज्वाइन इन डीबीएमएस इज अ बाइनरी ऑपरेशन विच अलाउड टू कंबाइन ज्वाइन प्रोडक्ट एंड सिलेक्शन। मतलब ज्वाइन का मतलब कि प्रोडक्ट भी कर रहे हो और सिलेक्शन भी अप्लाई कर रहे हो। प्रोडक्ट का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट और सिलेक्शन दोनों एक ही टेबल में अप्लाई कर दो तो उसको हम लोग ज्वाइन बोलते हैं। एकदम क्लियर बात है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें अभी तक ज्वाइन को समझने की कोशिश भी की थी। जैसे याद करो, पिछले बार दो टेबल थी, स्टूडेंट था और दूसरा आपका डिपार्टमेंट वाला टेबल था। तो स्टूडेंट जिस डिपार्टमेंट में पढ़ता था उसके एचओडी का नाम पता करना हो तो दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, बस सिंपल सी कहानी थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो सारे का सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाता है, और जब तुम ज्वाइन अप्लाई करते हो तो क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक कंडीशन जो मीट होती है बस वही हमारा, मतलब जो सिलेक्शन उस पर तुम लगा दोगे वही तुमको आउटपुट में मिलेगा टेबल में। अच्छा, अभी इसको डिटेल में जाने से पहले हम लोग मतलब पहले ये सब पढ़ लेते हैं, थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, ताकि आपके दिमाग में एक बन जाए कि हम लोग ज्वाइन में क्या पढ़ते हैं, फिर और डिटेल में पढ़ते रहेंगे। सो टाइप ऑफ ज्वाइन दो तरह का होता है बेटा, ध्यान से सुनो। एक होता है इनर ज्वाइन और एक होता है आउटर ज्वाइन। तो साहब एक को इनर क्यों कह रहे हैं और एक को आउटर क्यों कह रहे हैं? ठीक, इनर ज्वाइन का मतलब ये है कि जैसे तुम दो टेबल को, जिसको कहीं पे भी डाउट हो प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दें, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप इनर ज्वाइन अप्लाई करते हो तो इनर ज्वाइन का मतलब क्या है कि जहां पे भी कंडीशंस मीट होंगी आपकी, मतलब जहां पे भी आपका दोनों का दोनों टेबल में कॉमन एलिमेंट होगा इनर। ठीक है, जैसे ये देखो, इनर ज्वाइन के केस में क्या होगा, बस इस एग्जांपल से यहाँ पे देख के समझो। जैसे ए और बी दो टेबल है, तो इनर में क्या होगा, इनर में केवल और केवल जो आपका डेटा यहाँ पर कॉमन आ रहा है केवल उसको रखते हैं। और आउटर ज्वाइन में हम लोग क्या करते हैं, इसके अलावा, मतलब ये तो रखते ही रखते हैं जो दोनों के टेबल में कॉमन आता है, कॉमन के अलावा ए और बी में जो सरप्लस डेटा बच रहा है उसको भी करते हैं। तो इनर ज्वाइन का मतलब क्या होगा, जहां पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है केवल वही वाला। सो इनर ज्वाइन इज यूज्ड टू रिटर्न रोज फ्रॉम बोथ टेबल विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। बिल्कुल वही जो बात मैंने आपसे बोली वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपका आउटर ज्वाइन क्या है, जहां पर आपका कंडीशन सेटिस्फाइड होने के अलावा भी अगर आप एक्स्ट्रा उसमें टपल्स ऐड करते हो तो उसको हम लोग आउटर ज्वाइन बोलते हैं। भाई नाम से समझ में आ रहा है, इनर का मतलब जहां पे दोनों में कॉमन हो वो डेटा जब मिल गया, आउटर का मतलब कि कॉमन भी है उसके अलावा आउटर बाहर के भी कुछ हम उसमें टपल को रख रहे हैं। बहुत सिंपल है, आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो आपका इनर ज्वाइन है, इनर ज्वाइन है उसमें आपके पास यहाँ पर तीन टाइप है, थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। क्लियर है? और जो आउटर ज्वाइन है उसमें क्या क्या है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं है? ठीक है,
इनर ज्वाइन का 3 टाइप, थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। आउटर ज्वाइन का भी 3 टाइप, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। नाम एकदम याद हो जाएगा अभी, आप सब बिल्कुल यहीं पे याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसको कोई भी डाउट है वो प्लीज अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दे। नेक्स्ट, अब इनर ज्वाइन क्या होता है मैंने आपको समझा ही दिया कि मतलब जहां पर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, अगर आप केवल उन टपल्स को रखते हो तो आपका इनर ज्वाइन है। ठीक है, अब ये क्या है जरा बात समझना। तो 3 तरीके का है इनर ज्वाइन, थीटा ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन। तो हम चलेंगे पहले थीटा ज्वाइन समझेंगे, फिर इक्वी ज्वाइन समझेंगे, फिर नेचुरल ज्वाइन समझेंगे। नेचुरल ज्वाइन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, तो आपको समझने में बहुत इजी होगा। थीटा ज्वाइन का मतलब है बेटा कि जब आप कोई भी मतलब जब आप दो टेबल को ज्वाइन करते समय, ध्यान से सुनना, जब आप दो टेबल को ज्वाइन करते समय यहाँ पर कोई कंपैरिजन ऑपरेटर रखते हो, थीटा लिखा है ना, इस थीटा की जगह पे जब आप कोई कंपैरिजन ऑपरेटर रखते हो तो उसको आप थीटा ज्वाइन बोलते हो। ध्यान से समझो, कितना आसान है। बात इतनी सी है कि तुम दो टेबल को ज्वाइन कर रहे हो तो केवल इक्वल टू वाला नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसी कोई कंडीशन लगा के अगर तुम कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, थीटा ज्वाइन। अब देखो इक्वी ज्वाइन क्या हो सकता है, जब यहाँ पर केवल इक्वल टू का सिंबल आए, यहाँ पर जब देखो ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल आएगा तो क्या हो सकता है बेटा, तो वो आपका थीटा ज्वाइन होता है। ये आपका इक्वी ज्वाइन होता है। इक्वी ज्वाइन में क्या करते हैं, इक्वल टू करते हैं। आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी। कैसे आ रहा है डेटा वो मैं अभी आपको एग्जांपल में बता देता हूँ, एग्जांपल समझेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ये है तुम्हारे पास एक टेबल ए, ये है तुम्हारे पास एक टेबल बी। ओके, अब टेबल ए और टेबल बी में क्या हो रहा है, इन्होंने कहा ए, देखो मेरे माउस का कर्सर अगर आपको दिख रहा हो, ये मैं इसको जरा सा वो भी ले लूं। ओके, यहाँ पर देखो तुम्हारे पास दो टेबल है, एक टेबल है ए और दूसरी टेबल है बी। ठीक, कंडीशन क्या लग रही है, ये नहीं दिखाते हैं, रुक जाओ, कंट्रोल जेड। ठीक, कंडीशन ये है, एक ये टेबल एक बी टेबल। कंडीशन क्या लिखी हुई कि ए डॉट कॉलम टू, ए टेबल का ये ए टेबल है, इसके जो कॉलम टू की वैल्यू है, इसकी ए डॉट कॉलम टू की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए बी डॉट कॉलम टू के। ये दो अलग टेबल हैं बेटा, ठीक है, इसकी वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, वही आप क्या करोगे अपने टेबल में फाइनल में आंसर में रखोगे। तो देखो यहाँ पर वही उसी तरह लिखा है, ए और यहाँ पर ज्वाइन वाला सिंबल जो मैंने आपको लास्ट में बताया था वो लिखा गया है बी टेबल से। बट कंडीशन क्या है कि ए डॉट कॉलम टू की वैल्यू ए बी डॉट कॉलम वन टू की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या वन, ध्यान से देखो, क्या वन इस वन से बड़ा है, नहीं साहब, बड़ा नहीं है, ये नहीं आएगा। ठीक, क्या ये वन इस थ्री से बड़ा है, नहीं आएगा। क्या ये टू इस थ्री से बड़ा है, नहीं आएगा। क्या ये टू इस वन से बड़ा है, हाँ साहब है। तो हमारे पास कौन सा डेटा आया, देखो कॉलम वन, कॉलम कौन सा, ये वन इसका आया, और इसके बाद हमारे पास कॉलम वन और यहाँ पर आपके पास कॉलम टू। मतलब ये टू तुम्हारा इससे बड़ा है, तो केवल और केवल कौन सा डेटा हम फेच कर पाए हैं, एक सिंगल रो हमें यहाँ पर मिली है, कॉलम इज वन, वन इज फॉर दिस, और बी का कॉलम टू। आई थिंक क्लियर होगा बात आपको, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, मतलब जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारा क्या होता है, थीटा ज्वाइन होता है। ठीक, आगे चले। क्या कोई मैसेज किया है आपने, बहुत जल्दी क्लियर हो रहा है, पूछे क्या किसी से। ओके, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ इक्वी ज्वाइन की। तो इक्वी ज्वाइन में क्या होता है, इक्वी ज्वाइन में बस आप इक्वल टू रखते हो, मतलब जब आप यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल अप्लाई करते हो, देखो यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल अप्लाई करते हो तो उसको इक्वी ज्वाइन बोलते हैं। मतलब दो टेबल को आपस में कंबाइन करने के लिए जब आप इक्वल टू वाला ऑपरेटर केवल अप्लाई कर रहे हो तो उसको इक्वी ज्वाइन बोलते हैं। थीटा ज्वाइन किसको बोलते हैं, थीटा ज्वाइन उसको बोलते हैं जब आपका टेबल ए और टेबल बी को ज्वाइन करते समय आप केवल इक्वल टू नहीं अप्लाई कर रहे हो, उसके साथ ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का अगर आप कंपैरिजन ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो तो उसको आप थीटा ज्वाइन बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर नेचुरल ज्वाइन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था बट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखो समझो, जैसे तुम्हारे पास दो टेबल है, एक सी है और दूसरी टेबल डी है, ठीक। तो इसमें एक चीज नेचुरल ज्वाइन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या कि दोनों टेबल में एक कोई कॉलम सेम होना चाहिए। सेम होने का मतलब, सेम होने का वही मतलब है जो इंटरसेक्शन और
उसके टाइम पे, यूनियन के टाइम पे या सेट डिफरेंस के टाइम पे हमने समझा था कि एक कॉलम का, दोनों टेबल में से किसी एक कॉलम का नेम और डेटा टाइप और उसका साइज सेम होना चाहिए, मतलब उसका डोमेन सेम होना चाहिए। सी और डी टेबल में एक एक कॉलम ऐसा होना चाहिए कॉमन जिसका डोमेन सेम हो। डोमेन सेम होने का मतलब उसका नेम सेम हो, उसका डेटा टाइप सेम हो, उसका साइज सेम हो। तो जब आप नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करते हो सी नेचुरल ज्वाइन डी, तो आपको क्या मिलता है बेटा, दोनों में जो वैल्यू कॉमन होती है केवल और केवल वो मिलती है। देखो यहाँ पर 2 3, ठीक है, और यहां से क्या मिल जाएगा 4 9 और 8 18, 4 9 और 8 18। अब यहीं पर अगर यहाँ पर सी में 4 लिखा होता, अगर यहाँ पर सी में 4 लिखा होता तो क्या होता जरा देखो, अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो आपका ये 4 वाला सिलेक्ट नहीं करते। मान लो इसका स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16, ठीक, तो ये 4 वाला नहीं करते। क्यों नहीं करते, दोनों कॉमन होता है, केवल और केवल 2 3 वही लिखा जाता है। और इसके अलावा एक बात ध्यान से समझिएगा, नेचुरल ज्वाइन में केवल और केवल, अगर जाहिर सी बात है कि वहां पर एक कॉलम आपका कॉमन होना ही है, तो जो कॉलम आपका कॉमन होता है केवल और केवल उसको एक बार ही लिखते हैं, रिपीट 2 बार नहीं लिखते। लेकिन बाकी के जितने भी ज्वाइन है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जैसे इक्वी ज्वाइन हो गया या थीटा ज्वाइन हो गया, तो अब वहां पर आप इक्वल टू लिख रहे हो तो वहां पे आपको दोनों कॉलम लिखना पड़ेगा। मतलब आपका जो कार्डिनलिटी टोटल बनेगी वो अगर टेबल ए में m है और टेबल बी में n है तो टोटल कार्डिनलिटी m प्लस n बनती है। बट नेचुरल ज्वाइन के केस में क्या बनेगी, m प्लस n माइनस 1, क्योंकि कॉमन वाले में 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा, जल्दी बताइए। सो इनर ज्वाइन में किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए। मतलब यहाँ पे हमें और लिखना चाहिए था, कंफ्यूज मत होना। जैसे यहाँ पर टेबल ए और जब ये रिजल्ट आया तो लिखना चाहिए था क्या, ए बी, मतलब कॉलम 1 2 1 2 ए बी का पूरा बनता, और उसमें कौन सा आता, 1 2 के आगे ये 1 1 लिखा जाता। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग थीटा ज्वाइन की बात करते थे, सॉरी इन इक्वी ज्वाइन की, तो उसमें भी क्या होगा, इक्वी ज्वाइन में भी आपके वही 4 कॉलम बनेंगे और उसमें भी इक्वी ज्वाइन जहां जहां इक्वल होगा वो पूरे का पूरा हम लोग रो रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो जल्दी से ऐसे ही रिप्लाई करके बताओ, देखूं कितने लोग सुन रहे हैं, कि थीटा ज्वाइन में कौन सा ऑपरेटर आ सकता है। रिप्लाई करिए फट से, रिप्लाई करिए, थीटा ज्वाइन में कौन सा ऑपरेटर आ सकता है। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोग को। लेस देन इक्वल टू, हाँ, लेस देन कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सब आ सकता है। वेरी गुड, चलो ठीक है। इक्वी ज्वाइन में इक्वल टू आ सकता है। तो आई थिंक यहां तक किसी को सर थीटा ज्वाइन का फर्स्ट, थीटा ज्वाइन का रिजल्ट फिर से बता दीजिए। अच्छा, थीटा ज्वाइन की अभी हमने इसीलिए बात बता भी दी, थीटा ज्वाइन का जो रिजल्ट है, चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। जैसे देखो, ओके पीपीटी दूसरी खोल गई, ये यहाँ पे ये आंसर पे मत जाओ, आप अपने दिमाग से देखो। 1 1 है तो क्या ये वाला कॉलम सेलेक्ट होगा 1 1 के आगे, नहीं होगा। 1 1 के आगे 1 3 सेलेक्ट होगा, नहीं होगा। 1 2 के आगे 1 1 लिख देंगे। मतलब यहाँ पे जो मुझे बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए, यहाँ पे ये जो बना है वो केवल और केवल टेबल ए का डेटा लिखा है। तो इसी तरह से टेबल बी का भी डेटा यहाँ लिखा रहेगा, तो क्या लिखा रहेगा 1 2 के आगे, अगर बोलिए तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये जैसे कॉलम 1 कॉलम 2 टेबल ए का, इसी तरह C1, तो माउस नहीं है तो टच पैड से, C1 मैं कॉलम 1 के लिए लिख रहा हूँ, C2 में कॉलम 2 के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन क्या थी कि ये बड़ा होना चाहिए, ये इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये किससे बड़ा है, केवल और केवल इस वाले से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1, ये 1 और ये 1। आई थिंक ये होगा थीटा कंडीशन, आपको समझ में आ गया होगा। इक्वी ज्वाइन का भी अगर कह रहे हो तो वो भी आओ देख ले, जहां पर दोनों इक्वल टू होने चाहिए, तो कहाँ पे हैं दोनों इक्वल टू, 1 1 के आगे 1 1, 1 2 के आगे 1 3, तो कॉलम 2 में कहाँ पे इक्वल है, केवल केवल यहाँ पे है। तो इक्वी ज्वाइन में जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर अगर तुम इसको C1, मैं आगे कॉलम 1 और कॉलम 2 को C1 और C2 से शो कर रहा हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा C2, और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 1 और 1, 1 और 1। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखूं मैं और कुछ लोग भी रिप्लाई कर रहे हैं क्या। नहीं समझ आया, अरे
थीटा ज्वाइन, ओके। थीटा ज्वाइन की कंडीशन क्या लिखी है बेटा? थीटा ज्वाइन की कंडीशन ये लिखी है कि ए डॉट कॉलम टू की वैल्यू जब कॉलम 1 से, इसके टेबल बी के कॉलम 2 से बड़ी हो। तो यहाँ पर आप देखिए, क्या ये 1 इस 1 से बड़ा है? नहीं। तो यानी इस पूरी रो के साथ ये वाली रो नहीं ली जाएगी, इस रो के साथ ये रो नहीं ली जाएगी। आपको मेरा कर्सर दिख रहा है? ठीक। इसी तरह से 1 2 की बात करें, या पहले एक ही एक कॉलम, एक ही एक रो को लेके चलते हैं। ये आपके पास दो टेबल हैं, टेबल ए और टेबल बी, कॉलम 1 और कॉलम 2। आपसे बोला गया है कि टेबल ए का कॉलम 2 की वैल्यू जब टेबल बी के कॉलम 2 से बड़ी होगी तो वो पूरी की पूरी रो आप एक साथ रख दीजिएगा। तो क्या आप इस रो को रख सकते हैं 1 1 1 1? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये 1 इस 1 से बड़ा नहीं है। नेक्स्ट बात करें, ये 1 क्या इस 3 से बड़ा है? तो इसको भी नहीं रखेंगे। अगली बात करें 1 2, क्या ये 2 इस 1 से बड़ा है? हाँ साहब बड़ा है। तो आपको जो पहली रो मिलेगी वो क्या मिलेगी? 1 2, और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगी? 1 1। ये दोनों कॉलम किसके हो गए? टेबल ए के हो गए। ये दोनों कॉलम आपके टेबल बी के हो गए। ठीक। इसी तरह से अब बात अगली कर लें, 1 2 को देखा और 1 3 को देखा, तो क्या कॉलम 2 की वैल्यू, कॉलम 2 की जो वैल्यू 2 है वो 3 से बड़ी है? नहीं। तो इसको भी नहीं लेंगे। तो इस टेबल का जो थीटा ज्वाइन आएगा वो क्या आएगा? 1 2 और 1 1। ये दोनों कॉलम टेबल ए के हैं, ये दोनों कॉलम टेबल बी के हैं। अदिति क्या समझ में आया बेटा? जल्दी रिप्लाई करो। अदिति अगर नहीं आया तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो। आगे चले हम लोग। बाकी किसी को दिक्कत कोई? हाँ, थीटा ज्वाइन को कंडीशन ज्वाइन बोल सकते हैं, कंडीशनल ज्वाइन, कंडीशन अप्लाई हो रही है। क्लियर? ओके गुड। चल हर्ष, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? जल्दी बताओ। ठीक। चलो अब देखो, अब इसके बाद जो दो ज्वाइन है वो बहुत आसान है। ठीक, वो क्या है? मैं इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ। ओके, आपको मैंने नेचुरल ज्वाइन तक, इक्वी ज्वाइन भी तो कंडीशनल हुआ, इक्वी ज्वाइन भी कंडीशनल हुआ। हाँ, इक्वल टू की कंडीशन हुई है उसमें। थीटा ज्वाइन को कंडीशनल लिखा हुआ तो कहीं नहीं देखा है मैंने। कंडीशनल ज्वाइन सर्च कर लेना, कंडीशनल ज्वाइन शायद बोलते हैं, कहीं पढ़ा था मैंने, नहीं तो देख के बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास में बोलते हैं कि नहीं, तो गूगल पे मिल जाएगा कि थीटा ज्वाइन को कंडीशनल ज्वाइन बोलते हैं। कंडीशनल ज्वाइन करके सर्च करो, जो ज्वाइन दिखा रहा हो वही आपका हो जाएगा। ठीक है। नेचुरल ज्वाइन हो गया। आउटर ज्वाइन देखो, तो आउटर ज्वाइन में मैंने बोला आपसे कंडीशन मीट होने के अलावा, कंडीशन मीट होने के अलावा भी अगर आप लेफ्ट और राइट से रखते हो जो आप डेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर ज्वाइन। तो आउटर ज्वाइन 3 टाइप का है, ये बहुत ही आसान है, आपको देख के समझ में आ जाएगा। एक लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। तो क्या करना है देखो, जैसे ये दो टेबल हैं, इनको जब तुम मैच करोगे तो कुछ दोनों में कॉमन मिलेगा, तो कॉमन वाला पार्ट तो रखना ही रखना है, कॉमन वाला पार्ट तो रखना ही रखना है। तो सर कंडीशनल के अंदर थीटा ज्वाइन आएगा ना? नाम में इतना क्यों परेशान हो? अरे एक सर्च करके देख लो कंडीशनल ज्वाइन का क्या मतलब आ रहा है, थीटा आ रहा है कि इक्वी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह से भी तुमको सेमी ज्वाइन का भी कंडीशन रहेगी। वैसे कंडीशनल ज्वाइन को थीटा ज्वाइन, ऑब्वियस है, थीटा ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन कंडीशनल ज्वाइन के अंदर ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर आप इस कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हो। नेचुरल ज्वाइन में कोई कंडीशन स्पेसिफाई अलग से कर रहे हो, इसी तरह से लेफ्ट और राइट में भी हम लोग कोई कंडीशन अलग से स्पेसिफाई नहीं करते। ठीक है, तो इक्वी ज्वाइन और थीटा ज्वाइन को बोल सकते हैं कंडीशनल ज्वाइन की तरह। स्पेशली अगर कोई डेफिनेशन नहीं है तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंडीशनल के लिए कोई स्पेसिफिक बोला गया है क्या, तो बता देते हैं। मेरे ख्याल से दोनों होना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही हम अलग से कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, जैसा मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर आपका कुछ कंडीशन मीट होने के बाद और उसके बाद आप लेफ्ट है, नाम क्या है इसका? लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो जितना आपको डेटा यहाँ पे मिल गया कॉमन वाला वो तो आप रखोगे ही रखोगे, उसके अलावा जो आपका ए का बच रहा है वो भी आएगा। और देखो सिंबल देखो, क्योंकि लेफ्ट है तो ये जो तुम ज्वाइन वाला बनाने के बाद, ज्वाइन वाला सिंबल बनाने के बाद इधर ऐसे ऐसे करके हमने इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर दी, तो ये आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से देखो राइट आउटर ज्वाइन में क्या है? राइट की ओर, मतलब जो बी की ओर टेबल रहेगी उधर की ओर दो ये वर्टिकल लाइंस निकाल दी गई। और इसी तरह फुल आउटर ज्वाइन में क्या है कि दोनों साइड आप ये देखो सिंबल को, दोनों साइड आप ये इसको ड्रॉ करते हो। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। तो लेफ्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? लेफ्ट में कर रहे हैं कि भाई साहब जो कॉमन मिला उसको रखते हैं और उसके अलावा यहाँ पर ए की साइड वाला
रख लेते हैं। इसी तरह अगर राइट आउटर जॉइन की बात करें तो जो दोनों में कॉमन मिला वो रखते हैं और इसके अलावा बी वाले का पूरा रख लेते हैं, ए वाले का नहीं रखेंगे, ठीक। इसी तरह राइट फुल आउटर जॉइन में क्या करते हैं कि उसमें जो कॉमन मिलता है उसको भी रखते हैं और उसके अलावा लेफ्ट और राइट दोनों का रखते हैं, ठीक। क्या बोल रहा हूं मैं, ये बात अभी आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगी। जैसे देखो एक टेबल ए है, एक टेबल बी है। अब तुमको इन दोनों टेबल में लेफ्ट आउटर जॉइन लगाना है, तो मैंने जैसे ही बोला आपको लेफ्ट आउटर जॉइन लगाना है, तो याद करो अभी जब हम लोग जॉइन पढ़ रहे थे तो पहले क्या किए थे, नेचुरल जॉइन। जो कॉमन मिला, कॉमन कौन मिला, 2 और 3, 2 और 3 यहाँ भी है, 2 और 3 यहाँ भी है, ठीक। अब देखो 2 और 3 यहाँ भी है, 2 और 3 यहाँ भी है, 2 और 3 यहाँ भी आ गया, और इसमें जो जो डेटा था दोनों के आगे वो लिख दिया गया। जैसे यहाँ पे 4 9 था वो लिख दिया, यहाँ पे 4 9 लिख दिया, यहाँ पे 8 18 लिख दिया। बट इसके अलावा और क्या डेटा आएगा, इसके अलावा जो टेबल ए में डेटा बच रहा है 4 एंड 16, ये डेटा हम उठा के कहाँ रख देंगे, ये डेटा उठा के हमने यहाँ पे रख दिया है। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, दोनों टेबल ज्वाइन हुई है तो इसका भी तुम्हारे दोनों कॉलम आ गया और इसका कॉलम आ गया। बट क्यूब वाले में कोई भी डेटा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, नल। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब क्या हुआ, अपने दिमाग में इमेज आप बना पा रहे होंगे, बहुत ही आसान है कि दोनों में जो कॉमन मिला है इसके अलावा लेफ्ट वाली टेबल में जो भी डेटा है वो सबको रख दो। अब ऑब्वियस सी बात है, जब लेफ्ट वाली टेबल का सारा डेटा आप रख रहे हैं तो कुछ कॉलम में आपको जो बी कॉलम है आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप सेम देखिए नेक्स्ट वहां पे क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 तो आ ही जाएगा। लेकिन अब क्या आएगा 5 और 75, अगली टेबल का क्या आएगा 5 और 15, क्यों, क्योंकि हम राइट आउटर ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोनों में जो कॉमन हुआ वो तो आएगा ही आएगा साहब, इसके अलावा जो आपकी राइट टेबल में बच रहा है डेटा वो हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो 5 75 यहाँ रख दिए, इस बार स्क्वायर वाले में खाली हो गया, ठीक। फुल आउटर ज्वाइन देख लो, तो फुल आउटर ज्वाइन क्या हुआ, 2 3 4 9 8 18, ये तो कॉमन था। इसके अलावा जो ए में बच रहा है, तो ए में क्या बचा 4 और 16, ये वाला नल हो गया। इसी तरह से 5 और यहाँ पर हमारा नल हो गया, और क्या मिला 75। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज एक आध एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ ज्वाइन के, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे भी हम लोग काफी धीमे चल रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्लियर। अच्छा मैं अगर तुमसे क्वेरी पूछ रहा हूँ, देखो चलो अभी नहीं पूछता हूँ, इसमें तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, रुक जाओ, एक आध एग्जांपल और मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद हम लोग, किसी को कहीं पे कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकता है। ये नेचुरल ज्वाइन यहाँ पे किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप देख सकें। ये देखो, ये एक नेचुरल ज्वाइन है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या किया गया है। ये नेचुरल ज्वाइन नहीं है, ये कौन सा है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, क्या है देख लो, फुल आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्यों है, ये देखो ये कंट्री आईडी है, ध्यान से देखें, आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। वैसे फिलहाल चाहे तो मैं एक बार इसको हटा ही देता हूँ, ठीक। तो क्या किया गया है, दो आपकी टेबल है, एक कंट्री है दूसरा स्टेट है। कंट्री में कंट्री आईडी लिखी हुई है और कंट्री का नेम लिखा हुआ है, 1 आईडी इंडिया की, 2 आईडी पाकिस्तान की, 4 आईडी नेपाल की, और यहाँ पे स्टेट आईडी लिखी हुई है। तो स्टेट आईडी क्या है 1, कर्नाटक कहाँ है 1 आईडी मतलब इंडिया में है। इसी तरह से दूसरा स्टेट कौन सा, तमिलनाडु, उसकी कंट्री आईडी क्या है 1 मतलब इंडिया में है। तीसरा स्टेट आईडी इस्लामाबाद की है, 2 मतलब पाकिस्तान में, यहाँ से देख के हम समझ पा रहे हैं। 4 नल बांग्लादेश। ऑब्वियस सी बात है, ज्वाइन क्यों करोगे, ज्वाइन इसीलिए तो करोगे ताकि जब आप दोनों टेबल में, जैसे मैंने तुमसे बोला कि भाई जब ये बताओ कि जिस इस्लामाबाद किस उसमें है, कंट्री में है, तो कैसे बताया आपने, इस्लामाबाद यहाँ पे गए, आपने देखा इसकी कंट्री आईडी क्या लिखा है 2 लिखा है, फिर 2 के आगे गए यहाँ से आपने पाकिस्तान देख लिया। ये जो मैं बात कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस बात को अपने दिमाग में ध्यान में रखिएगा। जब अभी आप एसक्यूएल करेंगे तो जितना अच्छा आपका दिमाग इस तरह सोचेगा, मतलब वैसे तो बहुत आसान है,
क्यों नहीं कर पाते हैं? जैसे कि अब जब भी बोला जाएगा तो जिस टेबल में डेटा है, ध्यान से सुनो, जिस टेबल में तुमको रिक्वायर्ड डेटा पूछा गया है उस टेबल से शुरू करो और टेबल को ज्वाइन करते करते उस टेबल तक पहुंच जाओ जहां पर तुमसे जिस डेटा के बारे में आउटपुट में पूछा जा रहा है। मतलब जैसे तुमको दे दिया गया कि यार इस सिटी, मतलब जैसे मान लो इलाहाबाद सिटी में रहने वाले लोगों का कुछ पता करके बताना है, सैलरी वैलरी, तो सबसे पहले तुमको वो टेबल देखनी है जहां पर इलाहाबाद लिखा हुआ है सिटी कॉलम के अंदर। फिर अगली टेबल जिससे वो ज्वाइन हो सकती है उसको ज्वाइन करो, फिर अगली टेबल जिससे वो ज्वाइन हो सकती है उसको ज्वाइन करो। तो उस तरह हम लोग फाइनली रिजल्ट पता कर लेते हैं। फिलहाल आप ही देखिए यहाँ पर लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, तो जब लेफ्ट आउटर ज्वाइन करेंगे, जैसा मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 2 और 1 2 इन दोनों टेबल में कंट्री आईडी में देखो 1 1 2 और नल लिखा है, और यहाँ पे 1 2 और 4 लिखा हुआ है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 और 2। तो 1 2 वाले तो लिख दिए गए, 1 2 लिख दिया गया यहाँ पे इंडिया, तो दोनों क्या, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसके आगे 1 1 लिखा था तो 1 1 वाले में इंडिया इंडिया आ गया। 2 के आगे पाकिस्तान था तो पाकिस्तान आ गया। ये तो हो गया कॉमन वाला, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ये हो गया आपका कॉमन वाला। इसके अलावा आपको क्या करना है? लेफ्ट वाली टेबल का, क्यों? क्योंकि लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, तो लेफ्ट वाली टेबल का वो डेटा रख देना। तो 4 रख दिए, नेपाल रख दिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसके आगे आप बाकी के 3 जो भी हैं उसमें आपके पास वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि वो बी में कॉमन थोड़ी था। तो वहां पर आप क्या करेंगे? नल 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 और नल। ध्यान से देखना कि यहाँ स्टेट आईडी 4 लिखा है तो ये मत कह दो सर ये कॉमन तो हो गया। अरे भाई कंट्री आईडी देखना है। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। कंट्री आईडी 2 बार आई है सर। हाँ भाई साहब, तो जैसे बताए ना, ज्वाइन के साथ कंडीशन कर रहे हैं, कंट्री आईडी 2 बार आ रही है। अच्छा, ये कंट्री आईडी 2 बार आ रही है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन के केस में शायद 2 बार आ सकती है, कहीं पे एग्जांपल में है, स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर लेंगे, मेरे ख्याल से 2 बार नहीं रहती है लेफ्ट और राइट के केस में। अभी देखो ये इसी का राइट आउटर ज्वाइन है, तो राइट आउटर ज्वाइन के केस में क्या है? कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉलम कितना आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डेटा पूछने का मतलब कॉलम से नहीं है। ठीक है, जैसे हटा देना चाहिए था एग्जांपल में। ठीक, अब इसी को अगर राइट आउटर ज्वाइन करें तो क्या करना पड़ेगा? 1 और 2 तो कॉमन हो जाएगा, 1 2 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा। अब 4 नेपाल नहीं आएगा, 4 नल बांग्लादेश आएगा। देखो राइट आउटर लाइन में यही है। ये 4 स्टेट आईडी हो गई और नल और बांग्लादेश। ऑब्वियस सी बात है कंट्री आईडी और कंट्री नेम में हम क्या फिल करेंगे? नल नल फिल करेंगे। ये हो गया। इसी तरह से और आगे बढ़े हम लोग, फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन के केस में क्या होगा? सब कुछ आ जाएगा। तो 1, ये देखो स्टेट आईडी 1 कर्नाटक, उसकी कंट्री 1 थी तो 1 इंडिया हो गया। तमिलनाडु उसकी स्टेट आईडी 2 थी, उसका कंट्री आईडी 1 था तो उसके आगे 1 इंडिया आ गया। इस्लामाबाद स्टेट आईडी 3 कंट्री आईडी 2, तो 2 पाकिस्तान वाला आ गया। अब जो टेबल 1 में बच रहा है और जो टेबल 2 में बच रहा है उसके अलावा बाकी का सब रख दो। तो जो इन्फॉर्मेशन पता है उसके नीचे तो 4 नेपाल आ गया और बाकी के 3 के नीचे नल 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 आ गया। यहाँ पे 4 नल बांग्लादेश गिवन था, इसमें सेकंड वाली टेबल में था, तो फर्स्ट वाली टेबल में क्या आ गया? नल नल आ गया। तो यहाँ तक भाई साहब अब किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। कहीं पे आपको कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज आप पूछिए। इसके अलावा मैं और कुछ एग्जांपल आपको दिखा दूं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आंसर आप लोग खुद से जरा सा इसको देख के करने की कोशिश करिए। 31, 33, 34। ठीक है, देखो ये दोनों टेबल हैं और इनका नेचुरल ज्वाइन लिया गया है। ये दोनों टेबल है, उनका नेचुरल ज्वाइन लिया गया है। तो या तुम इसका नेचुरल ज्वाइन खुद बताइए आप लोग कि क्या आना चाहिए। ये दोनों टेबल दिख रही है, नेचुरल ज्वाइन में क्या होगा जरा देख के बताओ। नंबर ऑफ रो कितनी आएंगी कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए नंबर ऑफ रो कितनी आएंगी और नंबर ऑफ कॉलम कितने आएंगे इफ यू परफॉर्म नेचुरल ज्वाइन ऑफ दीज 2 टेबल्स। बहुत आसान है, आई थिंक सबको बता देना चाहिए। जल्दी बताइए बेटा, जल्दी से। इफ यू परफॉर्म नेचुरल ज्वाइन देन हाउ मेनी
number of columns and number of rows. Basically important is number of rows, not the number of columns. 5 is the number of what? Column. आ सकती है सर, CID से कॉमन डिसाइड कर रहे हैं। हाँ बट हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते ना, जैसे अगर आप लेफ्ट और राइट आउटर जॉइन की बात कर रहे हैं तो उसमें आप कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते। सो इट्स क्वाइट अंडरस्टूड कि दोनों के बीच में एक कॉमन होगा ही होगा। मेघा ने क्या पूछा सर, अगर लेफ्ट है तो फिर कंट्री आईडी एक बार ही आएगी ना? नहीं, कंट्री पहले भाई कॉमन वाले के लिए सबके लिखना पड़ेगा ना मेगा, कॉमन वाले के लिए सबके लिए लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो बच रहा है वो आएगा। भाई लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं इसको, तो अगर आप नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करेंगे तो कितना रो आएगा? क्या लोग रिप्लाई कर रहे हैं और मेरे पास आंसर नहीं आ रहा है? 5 रोज, 3 रोज, 4 रोज। ओ भाई साहब खुद ही तुम लोग ऑप्शन इतने सारे दे रहे हो। C इक्वल टू 3, R इक्वल टू 5, 4 रोज। चलो जरा देख लें। आई एम आस्किंग अबाउट नेचुरल ज्वाइन। सो नेचुरल ज्वाइन में जो कॉमन है वही आएगा यार, तो 31 31, 33 33 और 33 के आगे एक बार और 33 आएगा, 34 के आगे 2 बार आएगा, तो 2 2 4 1 5, 5 रो आएगी आपके साथ पास। आई थिंक आप बात समझ पा रहे होंगे। ओके, जब नेचुरल ज्वाइन बनेगा तो क्या बनेगा? ये जो भी नाम लिखा है रेफर, हाँ जो भी है रेफर टी के आगे 31, 31 के आगे सेल्स, जॉन्स के आगे 33, 33 के आगे इंजीनियरिंग, और ये स्टीनबर्ग है इनके आगे 33, 33 के आगे इंजीनियरिंग। इसी तरह से ये आपके रॉबिन्सन इनके आगे 34, 34 के आगे क्लरिकल, एंड अगेन इसमें 34 एंड 34 के आगे क्लरिकल। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल आएगी वो 5 रो आ जाएगी। अगेन आप देखिए यहाँ पर ये हम लोगों ने अगेन नेचुरल ज्वाइन देखा है, यहाँ पर वही है क्या? अब इसमें कॉमन देखो डिपार्टमेंट का नेम है, फाइनेंस, सेल्स और प्रोडक्शन। तो फाइनेंस के लिए फाइनेंस ये आ गया और ये वाले फाइनेंस के लिए आ जाएगा, तो 2 यहाँ हो गया। सेल्स 2 2 4, तो आपको टोटल 4 यहाँ पर क्या मिल रहे हैं? आपके रोज मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। और जो नंबर ऑफ कॉलम मिलेंगे 1 2 3 एंड 4। और देख लेते हैं एक आध एग्जांपल इसमें हो तो। नेचुरल ज्वाइन ये बिल्कुल देखो जो अभी का नेचुरल ज्वाइन, इसके बाद हम लोग इसको एसक्यूएल में भी करके देखेंगे। आप देखो बहुत आसान है, सेलेक्ट एस्ट्रिक एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट और आपको ये डेटा मिल जाएगा। वही जो अभी बात कही गई 5 रो आपकी मिलेगी, वही 5 रो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। आई थिंक डाउट नहीं है। 4 हर्षित तुमने 4 बताई थी, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। और किसने बताया है? 5 5 5 सब ने बताया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखो आंसर भी हम लोग के पास सामने। ठीक, नेक्स्ट और देख लें। सेमी ज्वाइन के बारे में बात नहीं की है तो रहने ही देते हैं अब बात करने को। लेफ्ट आउटर ज्वाइन देखिए, लेफ्ट आउटर ज्वाइन है ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन कैसे है साहब कि यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम सेल्स है ना, डिपार्टमेंट नेम सेल्स। देखो वही थी जो मैं कह रहा था कि दोनों में अगर कॉमन है नेम और आप कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो कॉलम नेम आना जरूरी नहीं है। कॉलम नेम आना तब जरूरी है जब आप कंडीशन रिगरसली अप्लाई करते हो कि थीटा ज्वाइन या इक्वी ज्वाइन के केस में। ठीक, बट चलो ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने देखा डिपार्टमेंट नेम सेल्स, तो सेल्स के आगे आपके वो डेटा आ गया। सेल्स के आगे देखो ये हैरिट आपके मैनेजर साहब हो गए, बट बाकी के जो लोग बच रहे हैं उनका भी रखा जाएगा। और उसमें मैनेजर के केस में क्या हो गया, ये ओमेगा जो शो कर रहा है उसको आप नल समझिए अपने, उसने दिखा दिया उस तरह से करके। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। उन दोनों टेबल का भी ज्वाइन लेके इन्होंने बताया लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होगा। ठीक, राइट आउटर ज्वाइन देख लो इन्हीं टेबल्स का राइट आउटर ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। राइट में मैंने आपको पहले ही बताया कि राइट में क्या है जो कॉमन है वो आना ही आना है। तो सेल्स और यहाँ पर देखो फाइनेंस सेल्स और यहाँ पर सेल्स और प्रोडक्ट। तो सेल्स के आगे 2 बार सेल्स वाला तो आ गया, हेरिट उसके क्या हो गए, मैनेजर हो गए। बट प्रोडक्शन में चार्ल्स जो मैनेजर है, यहाँ पर एम्प्लॉय वाली टेबल में डेटा नहीं है। एम्प्लॉय टेबल तुम्हारी लेफ्ट है, डिपार्टमेंट टेबल तुम्हारी राइट है। तो प्रोडक्शन और चार्ल्स लिख दिए, बट इस 2 कॉलम में क्या आ गया, नल नल आ गया। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन देखो बिल्कुल उसी तरीके से फिर से है। तो दोनों के बीच में क्या कॉमन मिला, सेल्स कॉमन मिला, तो सेल्स में हेरिट आ गए। अब बट हमको लेफ्ट भी पूरा रखना है और राइट भी पूरा रखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हैरी, तो हैरी ये आपके हो गए फाइनेंस और
फिनेंस के थे और जॉर्ज आपके फिनेंस के थे, तो हैरी सॉरी हाँ हैरी और आपके जॉर्ज ये फिनेंस के हो गए, इनके आगे मैनेजर में नल आ गया। और यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, प्रोडक्ट और चार्ल्स, तो प्रोडक्ट और चार्ल्स आ गए और इस दोनों में आपका नल हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको लगभग लगभग सारे बता दिए हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इसके अब मैं आपको वो भेज रहा हूँ जो आज आपको क्विज देना है। बेटा 5 मिनट में विंडो बंद हो जाएगी, बहुत जल्दी इस क्विज को करिएगा, ठीक है। अरे बाप रे, चल लिंक तो खुल ही है, अगर लिंक ही तो फॉन्ट साइज बहुत बड़ा हो। चलो जल्दी से इसको रिप्लाई करके बता बेटा। बहुत आसान सा क्विज डाला है, आज पहला था इसलिए। देखो कितने लोग रिस्पॉन्स कर दे रहे हैं। नो नीड टू राइट हियर डन। ओके, यहाँ पे हम लोग मुझे रिस्पांस दिख रहे हैं आप लोगों के, जरूरत नहीं। कोई इशू हो तो आप बता सकते हैं, कोई बात नहीं समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो, या कहीं बात और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आई एम एंडिंग इट हियर। ओके, मेघा अगर डाउट नहीं क्लियर हो बेटा तो तुम बता देना, या जिसको भी, अदिति या हर्षित, आशीष डाउट हो। ओके ओके, थैंक यू सो मच क्लास। रिस्पॉन्स आप जल्दी जल्दी कर दीजिए। 2-3 मिनट आपके पास और हैं, 2 ही क्वेश्चन है, इतना टाइम लगना नहीं है।